afternoon to all of you students of class 9. We are here with a chapter of class 9 that's name is motion. हम मोशन के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर. अरे मोशन. While thinking about motion, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती हैं जो अपनी जगह नहीं बदलती. जैसे हम देख सकते हैं हमारा स्कूल, होम, इलेक्ट्रिक टावर, और क्या हो सकता है, ये ब्लैक बोर्ड मान लीजिए. अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है, ग्रीन बोर्ड. एंड मैनी ऑफ द थिंग जो हम अपने ऑल अराउंड देखते हैं वो आमतौर पर मोशन नहीं करती हैं. उनमें आमतौर पर हमें मोशन देखने को नहीं मिलता है. लेकिन वहीं बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम मोशन देखते हैं, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया, इसमें मोशन है. इसके बाद मूविंग कार, मोशन करती हुई कार. शिप, इन वाटर, पानी का जहाज, पानी मोशन करता है. एरोप्लेन, ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं इन सब में हम मोशन देखते हैं. तो हमने कुछ ऑब्जेक्ट देखी जो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, जो अपनी पोजीशन को नहीं बदल पा रहे. और यहाँ पर जो वर्ड है, मूविंग कार है, शिप है, वाटर है, उन सबको क्या कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. सो हम इन ऑब्जेक्ट में कैसे कह सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है. तो हम इस बात को देखते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन समय के साथ बदल रही है या नहीं. अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ बदल रही है तो मतलब वो मोशन में है. और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही वो रेस्ट की कंडीशन. और एग्जांपल, इस जितनी भी एग्जांपल थे रेस्ट के एग्जांपल है. रेस्ट, और यहाँ पर ये मोशन के एग्जांपल थे. मोशन, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब बोला जाता है? Any object said to be in rest if its position does not change with time. Does not changes with टाइम. अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में बोला जाएगा. और वहीं मोशन में क्या बोलेंगे? इन मोशन ऑब्जेक्ट और बॉडी body is said to be in motion.
it change its position with time। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है समय के साथ, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में आ चुका है। जिस तरीके से हम देख सकते थे। लेकिन एक बात ये है कि मोशन हम कैसे करेंगे। इन दोनों कंडीशन में हम एक चीज और लगाते हैं, विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स with respect to stationary object, मीन टू से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रेस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं, क्योंकि मोशन जो होता है एक रेस्पेक्टिव क्वांटिटी है। हम किसी एक ऑब्जेक्ट कंडीशन में मोशन में हो सकते हैं और वहीं दूसरे ऑब्जेक्ट की कंडीशन में हम मोशन में नहीं हो सकते। इसको और क्लियर करते हैं, जरा इस एग्जांपल से देखिए। सपोज कीजिए इट्स अ कार। इधर हमारे घर बने हुए हैं, और ये हमारा ट्री। यहां से कार पोजीशन ए पर है। आफ्टर 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट जो हमारी कार थी वो यहां से उतर के यहां पहुंच गई। मिनट आफ्टर वो ऑब्जेक्ट जो कार ए पोजीशन में थी, अब वो कार बी पोजीशन पे पहुंच चुकी है। कार ए पोजीशन से बी पोजीशन पहुंची, तो हमें कैसे पता चला कि ए पोजीशन से बी पोजीशन पहुंची है। हमने देखा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है? ट्री है, होम है, ये सारे ऑब्जेक्ट किसकी तरह काम कर रहे हैं? ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही हैं। इसी तरीके से सपोज कीजिए हमने आपको एक पॉइंट बोला था विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड मोशन इज रेस्पेक्टिव, मोशन ऑलवेज बी रेस्पेक्टिव, मीन टू से हम किसी एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से मोशन में हो सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से मोशन में नहीं होंगे। वो हम थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम जैसे कि आप सपोज कीजिए ये बस तो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, तो क्या बच्चा यहाँ पर ये बॉय 1 बॉय ए, ये बॉय ए हमारा एंड ये बॉय बी है, तो क्या ये दोनों, क्या ये बच्चा इस ऑब्जेक्ट इस बच्चे बी के हिसाब से मोशन में है? आंसर इज नो, बिकॉज इन दोनों की पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है। हम जब इस बच्चे के अकॉर्डिंगली जब इस बच्चे को देखते हैं तो उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। लेकिन वहीं हम ये देखते हैं कि हम अराउंड, लेकिन वही जो बस जब आगे जा रही है, ट्री, पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स,
चीज़ें उसके अराउंड आती हैं और उन चीज़ों के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उस चीज़ को देख करके हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन हम इंटरनल देख करके नहीं कह सकते। तो इस चीज़ को ये एक रेस्पेक्टिव क्वांटिटी होती है मोशन। हम एक कंडीशन में मोशन है और एक कंडीशन में मोशन में नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि हमारा होम, हम अपनी होम की, जैसे कि हमारा होम है, हम अगर होम की और हम होम अपने घर में बैठे हैं तो क्या मोशन में हैं? आंसर इज नो, बिकॉज हम जब घर की ओर अब चारों तरफ की चीज़ें देखते हैं तो वो हमेशा चेंज नहीं हो रही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हम मोशन की कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन वहीं हम ये सोचें कि ये हमारा घर अर्थ के अंदर है और अर्थ जो है सन के अर्थ और सन अर्थ जो सन के अराउंड सर्कल पाथ में रिवॉल्व करती है। जो सन चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रही है, मतलब क्या, जब सन हम भी मोशन में हुई, जब अर्थ मोशन में, तो हमारा होम भी मोशन में हुआ। तो इस तरीके से हम एक कंडीशन मोशन में हैं और एक कंडीशन मोशन में नहीं है। तो इस बात को देखते हैं, क्या कर सकते हैं, मोशन डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट दैट इज टेकन एज रेफरेंस। मोशन डिपेंड upon the object taken as reference point. रेफरेंस पॉइंट जिस पॉइंट से हम रेफर कर रहे हैं, जैसे ये हमारी इस समय ट्री हुआ, बॉल हुआ, होम हुआ, ये सारी ऑब्जेक्ट जो है हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। इन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम ये भी देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फास्ट हो सकता है वही स्लो भी हो सकता है उसकी। कैसे? सपोज कीजिए कि अगर ये दोनों कार, चलिए हम एक काम करते हैं, हम दो कार के एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। One person is standing there. One person is standing there. Second person is sitting in that car whose speed is 14 km per hour. And second car whose speed is 15 km per hour. And a driver, and second person is sitting there, and third person is sitting there. A, B and C. ध्यान देखिए जरा, जब हम ऑब्जेक्ट पर्सन ए के हिसाब से देखते हैं, जब हम पर्सन ए के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये कार 40 किलोमीटर के साथ चल रही है और ये 50 किलोमीटर के साथ चल रही है। हमने ए को रेफरेंस पॉइंट माना है, वहीं हम जब बी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो हम क्या देखते हैं, बी को रेस्पेक्ट, तो इसकी वजह से बी अब जब यहाँ पे 40 किलोमीटर माना तो हम क्या देखते हैं कि सी जो है 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ रहा है, इसके लिए 50 किलोमीटर की स्पीड बढ़ रहा है और इसके लिए ये 10 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है। इस तरीके से हम मोशन को अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कि हम रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं। हमने रेफरेंस पॉइंट जो लिया होगा उसी के हिसाब से डिपेंड करता है
कि हमारे आने वाला जो मोशन होगा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। हाउ आई होप यू क्लियर दिस डाउट। नाउ मूव फॉरवर्ड। देखिए सब कुछ मोशन ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और कुछ मोशन ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं। हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं वॉच। जब हम घड़ी को देखते हैं नाइन 1 2 4 5 7 8 10 11, देखिए हम ये हमारा सेकंड का कांटा है, ये हमारा मिनट का कांटा है, और ये हमारे आवर का कांटा है। तो हम क्या देखते हैं, हम इस मोशन सेकंड वाली जो कांटा होता है उसको बड़े आराम से देख सकते हैं। हमें ये इसका मोशन दिख जाता है बिकॉज इट्स मोशन इज क्वाइट फास्ट। हमें लेकिन वहीं जो मिनट का मोशन होता है, मिनट का मोशन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए हमें उसे देखने में थोड़ी परेशानी आती है। और वहीं हावर का तो हम देख ही नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो है। व्हाट टाइजर मोशन, तो इसलिए अब कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो सकता है लेकिन उसमें मोशन आता है। जैसे कि टर्टल एंड रैबिट, टर्टल भी दौड़ लगाता है और रैबिट दौड़ लगाता है, दोनों की स्पीड डिफरेंट हो सकती है लेकिन दोनों मोशन कर रही हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, वो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये था एक पर्सन था, वो एक पोजीशन पे बैठा था। कुछ समय के बाद वो वहां से मूविंग किया उसने 4 सेंटीमीटर का, और 4 सेंटीमीटर मूविंग करने के बाद वो आगे बढ़ा 3 सेंटीमीटर मूविंग किया उसने। 3 सेंटीमीटर मूविंग करने के बाद में फिर वो बी पोजीशन पे था और बी से सी पर आ गया, और सी पर आने के बाद वो दोबारा ए पर लौट आया, और इस बार उसने ट्रेवल किया 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस इस बार को देखिए केवल डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है क्योंकि उसने टोटल पाथ ही इतना ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस की मींस क्या बनती है, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी। डिस्टेंस is defined as the total path covered by a body तो डिस्टेंस
इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन therefore distance is an scalar quantity. Distance is a scalar quantity. Only magnitude. Only magnitude. मीन टू से हमने दो तरह की क्वांटिटी पढ़ रखी है। पहले होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिन्हें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मान लो डिस्टेंस होता है, उससे केवल मैग्नीट्यूड की मात्रा चाहिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 सेंटीमीटर ट्रेवल किया तो 12 सेंटीमीटर हो गया। अगर यही सर्कल पाथ में होता है या किसी और में होता, उस या जिग मोशन होता, यहाँ से यूं ट्रेवल करते हुए किसी भी तरीके का मोशन हो सकता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने ट्रेवल किया, तो जो यहाँ से लेकर के पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ट्रेवल करने में इतना पाथ ट्रेवल किया, टोटल पाथ इसका जो टोटल रास्ता है, टोटल मैग्नीट्यूड केवल इसी बात पे डिपेंड करता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीटर से किधर से हो गया, किस डायरेक्शन से हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे केवल टोटल उसके मैग्नीट्यूड से इफेक्ट पड़ता है। और डिस्टेंस नेवर बी जीरो। डिस्टेंस नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस में हमेशा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा। अगर हम चल रहे हैं तो एक्चुअल पाथ हम एक पोजीशन दूसरे पे जाएंगे तो एक कुछ ना कुछ तो हम कवर करेंगे, इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। अब जब डिस्टेंस में समझ लिया, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट is the shortest path in between the initial position and final position. Displacement shortest path होता है in between the initial position and final position. Displacement distance displacement is a straight line in between the initial position and final position. Displacement obtained by straight line in between initial position
फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिलता है। चलिए अब प्रोसेस देखते हैं। सपोज कीजिए पर्सन हाँ इस तरीके से मूव करता किया, ए बी सी